अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। मेरा और आपका हम सबका मुश्तरका चैनल थिंक पैटर्न्स। थिंक पैटर्न्स में जैसा कि आपको पता है हम तज्जियात आपको पेश करते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको जो अपडेट करते हैं नई और ताज़ा खबरों के साथ। 27 जून 2025 की खबरों के साथ हाजिर हूँ। आज की जो खबरें हैं वो 11 खबरें हैं हमारे पास, जिनको मैं एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लंदन का फैलाव। दूसरी खबर है ईरान ने IAEA के साथ मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। नंबर 3, ईरानी वजीर खारजा ने ट्रंप की मुज़ाकराती जो दावत है उसको ठुकरा दिया है। नंबर 4, गज़ा में एक दफ़ा फिर क़यामत का समा। नंबर 5, मैग्नीशियम सोशल मीडिया में मिनरल। नंबर 6, क्या इमरान खान सियासत से माइनस हो गए हैं। नंबर 7, लाहौर में टेस्ट ड्राइव के बहाने कार ही ले उड़े। नंबर 8, PIA में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी की क्या वजह है। नंबर 9, 2026 के हज के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गई। और नंबर 10, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी हुई है। और नंबर 11, 12 दिन की जंग में 20 अरब डॉलर का झटका किसे लगा है। आइए हम एक एक खबर को आपके सामने तफसील के साथ बयान करते हैं। जैसे हमने सबसे पहली खबर का जिक्र किया था कि लंदन का फैलाव। लंदन का आप जानते हैं ये सन 43 ईस्वी यानी कि 43 ईस्वी में इसका क़याम अमल में लाया गया था। और इसका जो पहला नाम था वो लंडेनियम था। दरमियान में बहुत सारे ज़माने गुजरे। इस पर रोमन भी रहे काबज़, इस पर फ्रांस भी काबज़ रहा और मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए 1899 यानी कि 1889 यानी कि 1889 में पहली मरतबा काउंटी ऑफ लंदन कायम की गई। लंदन जो शहर है उसका रकबा 2.9 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ग्रेटर लंदन का जो रकबा है वो 1572 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रेटर लंदन का क़याम 1965 को अमल में आया, जिसमें 32 मेट्रोपॉलिटन बोरोज या बोरेग्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये शामिल हैं। ग्रेटर लंदन की आबादी अगर हम 2021 को सामने रखें तो 9.5 मिलियन थी, जो कि कम होकर 2025 में 8.6 मिलियन रह गई, यानी कि 9 लाख की आबादी कम हुई है। इसमें लंदन की आबादी में ये जो गिरावट आई है, यहाँ की आबादी के मतलब कहा जा रहा है कि लोग लंदन को छोड़ के दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लंदन को आइंदा आने वाले 30 वर्षों में मगरबी लंदन में 25,000 नए घर, जो कि 3 बोरोज पर मुश्तमिल होंगे, वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक मुकम्मल 3 नए मुकम्मल बोरोज जो हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, जो कि आने वाले 30 सालों में होंगे। इस तरह लंदन जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा और उसमें फैलाव आएगा। इससे 56,000 नई मुलाजमतें भी जो हैं वो पैदा होंगी। दूसरी खबर की जानिब हम आते हैं। ईरान ने IAEA के साथ मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ मुआहदे की मुअत्तली अब ईरान पर लाजिम हो चुकी है, क्योंकि शूरा निगहबान ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल की तौसीक कर दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन अब एक नई शक्ल इख्तियार करेगा और इसमें बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को हैं। तीसरी खबर, ईरानी वजीर खारजा ने ट्रंप के मुज़ाकराती दावे की दो टोक तरदीद कर दी है। याद रहे, नेटो सरबराही इजलास के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था, ईरान और इसराइल दोनों जंग से थक चुके हैं, आइंदा हफ्ते ईरान से बातचीत होगी और मुमकिन है कि किसी मुआहदे पर दस्तखत भी हो जाए। जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते इराक से मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इराक़ची ने वाज़ेह किया, ना कोई मुआहिदा तय पाया है, ना मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है और ना ही कोई बातचीत मुतवक्को है। ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान इस वक्त किसी नए मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं है और इस हवाले से ना तो कोई पेशगी इंतज़ाम हुआ है और ना ही पसे पर्दा कोई बात चल रही है। नंबर 4, दुख की खबर, गज़ा में एक दफ़ा फिर क़यामत बर्पा हो गई। पिछले 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो इमदाद के मुंतज़िर थे। गज़ा के अस्पतालों के ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज के ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 72 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद होने वाले फ़लस्तीनी में वो अफराद भी शामिल हैं जो इमदादी खुराक हासिल करने के लिए कतारों में खड़े थे। मैसूर गज़ा में इसराइली बमबारी और गोलाबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है, जहां आम शहरी खुराक, पानी और तिब्बी सहूलतों से महरूम है। 5वीं खबर हमारी है मैग्नीशियम सोशल मीडिया मिनरल। जी हाँ, सोशल मीडिया मिनरल। आजकल आपने मैग्नीशियम का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। इसके मुतालिक हम आपको थोड़ी सी आगाही देंगे। मैग्नीशियम हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत खुराक में पाया जाने वाला एक ज़रूरी अहम माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये जिस्म के बहुत से अहम कामों में मदद देता है। माहिरीन के मुताबिक मैग्नीशियम इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे जिस्म के खुलियात, आज़ा और दिमाग दुरुस्त तरीके से काम करें। ये हमारे मूड को मुस्तहकम रखने, पट्ठों और असबी निज़ाम को मुतवाज़न करने और मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने के काम आता है। मैग्नीशियम जिस्म में विटामिन डी को जज़ब करने और खून में शामिल और विटामिन डी के खून में शामिल होने को भी मदद करता है। अच्छा, ये पाया किन चीज़ों में जाता है? जितनी भी हम सब्ज़ पत्तों वाली फल या सब्जियां खाते हैं, ये उन तमाम में पाया जाता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का एक अहम जुज़ है और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का रंग सब्ज़ होता है। इसलिए सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां मैग्नीशियम का एक अच्छा ज़रिया हैं। इसलिए मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं और उनको बेहतर हो तो कच्ची और ताज़ा सूरत में इस्तेमाल करें। इससे आपको मैग्नीशियम बाहर से गोलियों की सूरत में, सप्लीमेंट की सूरत में नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा अनाज, गिरीदार मेवे और चंद फलों के बीज भी मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा मछली, गोश्त और दूध से बनी हुई मसनूआत जो हैं, इसमें भी मैग्नीशियम महदूद मिकदार में मौजूद होता है। एक मर्द की जो रोज़ाना की ज़रूरत है मैग्नीशियम की, वो 400 से 420 मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, सॉरी। ख़वातीन में 310 से 320 और हामला औरतों में थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 350 से 360 मिलीग्राम है। और ये जो खुराक की मिकदार है, ये हम अपनी रोज़ाना की आम खुराक से हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी रोज़ाना की जो खुराक है वो आपको ये मिनरल नहीं दे सकती, तो उस सूरत में किसी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद मैग्नीशियम का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि मैग्नीशियम की मिकदार की ज़्यादती जो है ये असहाल यानी कि पेट को ख़राब करने का बायस भी बन सकती है। तो इस बारे में भी एहतियात की ज़रूरत है। नंबर 6, क्या इमरान खान माइनस हो गए हैं? आप सब, बल्कि हम सब जानते हैं कि असल में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही, लेकिन इसका जो असल नाम जो मुझे लगता है वो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इमरान है, क्योंकि इमरान खान के बगैर तो इसमें ना रूह है, ना इसका कोई जिस्म है, ना इसका कोई हैबला है और ना ही ये इसकी कोई शनाख्त है। तो अगर हम इमरान खान को माइनस कर दें तो फिर पीटीआई में रह क्या जाता है? इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बजट की मंजूरी के बाद दावा ये किया है कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा से बजट इमरान खान की मंजूरी के बगैर मंजूर करवाकर एक तरह से इमरान खान को माइनस कर दिया है। याद रहे कि इमरान खान ने कहा था कि बजट उनसे पूछकर बल्कि उनकी मर्जी से मंजूर किया जाए।
पीटीआई जो पहले ही बहुत सारी अंदरूनी खलफशार का शिकार है, अब मजीद अंदरूनी चपलिश का शिकार होने जा रही है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों के ऊपर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। नंबर 7, लाहौर में टेस्ट ड्राइव के बहाने कार ही चोरी हो गई। जी जनाब, गुजरते वक्त के साथ चीज़ों की खरीदो फरोख्त और लेन देन को आसान बनाने के लिए ई कॉमर्स की सहूलियात हम सब इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात सार्फिन जो है वो ई कॉमर्स की वजह से फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। यही हुआ सुबह पंजाब के शहर लाहौर में। गुज़िश्ता दिनों एक अनोखा वाक़या पेश आया जब गाड़ी की फरोख्त के लिए ऑनलाइन इश्तिहार देने वाले शख्स की मुबैना तौर पर कार एक मुमकिन खरीदार ने की जानिब से टेस्ट ड्राइव के दौरान ही चोरी कर ली गई। टेस्ट ड्राइव के दौरान कार के मालिक का बेटा भी साथ बैठा हुआ था। रास्ते में तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए उसने मालिक के बेटे को उतारा और गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 21 जून को होने वाले इस चोरी के वाक़ये की उसी वक्त एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो है वो इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक गाड़ी का नहीं पता लगा। ये गाड़ी हवल थी और 22 मॉडल की थी। 8वीं खबर, एक साल पहले तक पीआईए को पूछ ही नहीं रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि लाइनें लग गई हैं खरीदारों की। जनाब, एक साल पहले तक पीआईए से कतराने वाले सरमायाकारों की अब कौमी एयरलाइन में दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है। एक दिलचस्प खबर है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए दोबारा कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में निजकारी कमीशन को 5 पार्टियों की जानिब से दस्तावेजात मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें उनकी तरफ से एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की गई है। इन कंपनियों में लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल कंसोर्शियम शामिल है। इसी तरह आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स पर मुश्तमिल ग्रुप भी इसमें शामिल है। एयर ब्लू और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी खरीदारों में शामिल है। इसके अलावा ऑगमेंट सिक्योरिटीज, सीरीन एयर, बहरिया फाउंडेशन, मेगा होल्डिंग और एक्वाटास ये भी खरीदारों की लिस्ट में शामिल है। गुज़िश्ता बरस की नाकामी के बाद इस साल पीआईए की निजकारी की दूसरी कोशिश का जब आगाज़ किया गया तो इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने निजकारी कमीशन का कलमदान अलीम खान से लेकर मोहम्मद अली को, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनको कलमदान दे दिया गया है। दिलचस्पी की वजह बेहतर मुल्की इकॉनमी, यूरोप के मुनाफा बख्श रूट्स की दोबारा बहाली और हुकूमत का कर्ज और इसके एसेट्स को अपने ज़िम्मे लेना और पीआईए की मुकम्मल ओनरशिप खरीदार को देना, इन तमाम वजूहात की वजह से ये मुमकिन हुआ है। देखते हैं कि पीआईए किस खरीदार के घर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 9, एक बहुत ही गैर मामूली खबर। पहले ये होता था कि जिस साल हज करना होता था तो उसी साल ही हमने अपनी दरख्वास्तें जमा करवाना होती थी। अब इस साल 1 मुहर्रम से ही अगले साल के हज की दरख्वास्तें जो है उनके हवाले से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो हमारी 9वीं खबर इसी बारे में है, हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन। वजारत मजहबी उमूर ने हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जो आज से मुल्क भर में शुरू हो चुकी है और 9 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। यानी कि ये सिर्फ 9 दिन, हमारे पास 3 दिन इधर और 9, तकरीबन 12 दिन है हमारे पास। वजारत के मुताबिक एक बात आपने याद दहानी कर लेनी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी किस्म की फ़ीस अदा नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन फ्री है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हज 2026 के लिए आज़मीन हज की जो रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री है। तर्जमान के मुताबिक आइंदा साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया है, खा वो सरकारी हज स्कीम का इंतखाब करें या निजी स्कीम का। तमाम आज़मीन के लिए इब्तदाई रजिस्ट्रेशन लाजमी है, हत्ता कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी अपनी शिरकत यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना होगा। इस बार वजारत ने वाज़ेह किया है कि रवां साल निजी हज स्कीम में रह जाने वाले जो आज़मीन हज थे उनके लिए भी असर नो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है।
इसकी वजह क्या है? रजिस्ट्रेशन का ये अमल हुकूमत सऊदी अरब की हिदायत पर शुरू किया गया है ताकि इब्तदाई आदाद शुमार की बुनियाद पर सऊदी हुकाम को हज कोटा से मुतल्लिक आगाह किया जा सके और हतमी पॉलिसी इसी डाटा की बुनियाद पर मुरतब की जा सके। तो जो असल वजह इसके हमारे सामने आई है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस मामले को जल्दी शुरू कर दिया है ताकि हसल बसल का जो पिछले साल में प्रॉब्लम हुआ है इस साल ये प्रॉब्लम ना हो। ये एक अच्छा इक़दाम है। इससे जिन लोगों ने अगले साल हज करना है वो अभी से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। 10वीं खबर है पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी और यूएई से वीज़ों के मामले पर मुआहदा। दुनिया भर में पाकिस्तानी शहरी अब 32 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल कर सकेंगे। बैनुल-अक़वामी रैंकिंग प्लेटफॉर्म हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस वक्त 100वें नंबर पर है, जो 2021 में 113वें नंबर पर था। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियों और आलमी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ एक इशारा है। मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है जिसके मुताबिक सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद अब यूएई में वीज़ा लगवाए बगैर जा सकेंगे। ये मुआहिदा फ़िलहाल सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों तक ही महदूद है। विजिट और जॉब वीज़ों के मुतालिक जो मामलात हैं वो अभी तक खटाई का शिकार हैं। देखते हैं कि हुकूमत इस तरफ कब तवज्जो देती है। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जॉब वीज़े कब यूएई के ओपन होते हैं और वो यूएई से अपने कमाई स्टार्ट करें। 11वीं और हमारी आखिरी खबर, 12 दिन की जंग और 20 अरब डॉलर का झटका। जनाब, 12 दिन की जंग, 20 अरब डॉलर का झटका, इसराइल दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। ये नुकसान फौजी खराजात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, मिसाइल हमलों, मुतासरीन को मुआवजे और कारोबारी नुकसानात पर मुश्तमिल है। इसराइली मईशत पर दबाव इतना शदीद है कि मुल्क का मालियाती निज़ाम और 6% खसारे के करीब पहुंच गया है। इसराइली अखबारात के मुताबिक जंग के दौरान सिर्फ फौजी खराजात 5 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए, जबकि 15,000 से ज़ायद शहरी जो हैं वो अपना घर बार छोड़ चुके हैं और इन मुतासरीन को होटलों में रखना और इनके घरों की दोबारा तामीर जो है उनका खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अब अमेरिका से माली इमदाद या कर्ज की ज़मानत हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया है ताकि फ़ौजी बजट की ज़रूरियात पूरी की जा सके। जंग के बाद अब तक 41,000 से ज़ायद मुआवजे के दावे हुकूमती फंड में जमा हो चुके हैं। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में इसराइली हुकूमत के मुताबिक 29 अफराद हलाक और 3,200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन मुबस्सिरीन का ख्याल ये है कि हकीकी आदाद शुमार इससे कहीं बढ़कर है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप इन तमाम को 10 से ज़रब दें तो ये तकरीबन हम किसी फिगर के करीब पहुँचेंगे। इसराइल ने हमेशा अपना नुकसान 10 गुना कम ही बताया है। बहरहाल ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कल दोबारा आपसे मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।